हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई डीएसए के बारे में। डीएसए की तीसरी क्लास होने वाली है मेरे भाई। 2 क्लासेज अपन कर चुके हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपन ने बात की है। ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, 15-15 20-20 मिनट की ही हैं वीडियो, जाकर देख लेना। ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई जब अपन एमसीक्यूज करेंगे। अभी आप थ्योरी पढ़ लो, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन एमसीक्यूज चला देंगे। यहाँ पर से साथियों इस वीडियो में अपन देखेंगे क्या क्या। जैसे डाटा स्ट्रक्चर होता है, वो डाटा स्ट्रक्चर कहाँ पर से सेव होता है, कहाँ पर बनाया जाता है, डाटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पर से प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आता है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आता है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर से रखी जाती हैं। और वहीं पर बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव में भी साथियों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन लीनियर आता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अपन चर्चा करने वाले हैं। और बाद में अपन बात करेंगे साथियों एरे के बारे में। एरे से एक सवाल आएगा, याद रखना है, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, और मैं इतना प्रयास करूंगा कि साथियों आपका कोई डाउट नहीं रहे, यहाँ तक मैं प्रयास करने का करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर से देखो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखते हैं तो देखो साथियों डेटा स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखो नॉर्मल बता रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर होता है वो रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में बनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को रैम के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि मेमोरी का जो इफ़िशिएंट वे है उसका उपयोग हो सके, इसलिए यहाँ पर से किया जाता है। दूसरा बात करते हैं तो इफ़िशिएंट डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से एक डायग्राम बता रखा है, जैसे अनऑथराइज्ड डेटा है, इसको जैसे ही साथियों डेटा स्ट्रक्चर में लेकर जाओगे, यहाँ पर जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इस प्रकार से इसको मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो साथियों डेटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण यहाँ पर से दिखा रखा है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये डेटा स्ट्रक्चर केवल सिंगल वैल्यू को एक समय पर होल्ड करते हैं, याद रखना है। यहाँ पर से लिखा गया कि ये डेटा स्ट्रक्चर केवल सिंगल वैल्यू मतलब कि एक मान को एक समय पर ये होल्ड करते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट आ गया, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे जब अपन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कौन कौन से हैं। प्रिमिटिव, कैर, फ्लोट आपको देखने को मिल जाते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। दूसरा बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये डेटा स्ट्रक्चर एक समय पर एक से ज़्यादा वैल्यू को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। डायग्राम से समझाएगा जिससे आपका डाउट नहीं रहे मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं किसके बारे में, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अपने को इसके बारे में लैंग्वेज जब अपन पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए मेरे भाई, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। वो आ गया देखो यहाँ पर से नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार दे रखे हैं कौन कौन से मेरे भाई, याद रखना। एक आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डीएस का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पर से शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। दूसरा बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से कहा गया है कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं। जैसे अपने पास में से एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक आ गया और क्यू आ गया। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिखा रखा है, ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, सी डी से कनेक्ट है। दूसरा बात करते हैं नॉन लीनियर क्या होता है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें से एक एलिमेंट है वो एन नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, उसको कहते हैं साथियों। ठीक है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के उदाहरण ट्री हो गया और ग्राफ हो गया। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। जैसे आपसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू होते हैं। इनके उदाहरण आपसे पूछ सकता है, आपसे उदाहरण दे देगा कि निम्नलिखित में से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपको याद रखना है। जैसे एक तो एरे दे देगा, फिर ट्री, ग्राफ और 2-4 नाम और दे देगा, तो याद रखना है। उसी प्रकार से जैसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ट्री और ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। इन दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर से समझ में आ चुकी होगी मेरे भाई, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। अब बात करते हैं किसके बारे में मेरे भाई,
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर बाद में नॉन लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने जो सारी की सारी जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर अपने सिलेबस में घूमने वाली है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मेरे भाई एरे के बारे में। एरे होता क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा देखो साथियों, एरे क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने साथियों डायग्राम बनाकर समझाया गया है, तो याद रखना। एरे क्या है मेरे भाई, यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, तो एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होती है उसको कंटिन्यूस मतलब कि लगातार होती है, याद रखना मेरे भाई। जैसे ये सीट पर देखा रखी है बैठने के लिए, लगातार हैं 0 1 2 3 इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं, यह सिमिलर टाइप बोले तो समान प्रकार के डेटा को स्टोर करके रखता है, याद रखना। ये मतलब कि होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पर से ये होल्ड करता है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, इनकी फिक्स साइज होती है, प्रत्येक एलिमेंट को एक निश्चित जगह क्या होती है मेरे भाई अलॉटमेंट की जाती है। इन सीटों का जो आकार आपको दिख रहा है, ठीक है, एकदम फिक्स है, समान आकार के हैं मेरे भाई, इसमें इस प्रकार से यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात नोट डालकर लिखी गई है कि इसके अंदर कंपाइल टाइम पर मेमोरी का क्या होता है मेरे भाई एलोकेशन होता है, ये भी याद रखना है। एक छोटा सा उदाहरण बता रखा है, इंट एरे लिखा गया है 5, यहाँ पर से ए ये देखा इस प्रकार से दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पर से मेमोरी एलोकेशन की गई है। अब आगे बात करते हैं मेरे भाई एरे के प्रकारों के बारे में। एरे के प्रकारों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, याद रखना है। 3 प्रकार कौन कौन से, एक 1D एरे आता है, एक 2D एरे आता है, एक साथियों 3D एरे भी अपन इसको कह सकते हैं, या फिर अपन कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे भी इसको कहा जाता है। ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे है मेरे भाई, ये रिसर्च पर्पज़ में काम आता है। जैसे ये को 1D 2D और 3D, 3D को अपन मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। यहाँ पर से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जब अपन रिसर्च करते हैं उस प्रोग्राम में या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो 1D और 2D का ही आपसे सवाल पूछा जाता है, एकदम न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल एकदम आसान होता है मेरे भाई, याद रखना है। तो यहाँ पर से लिखा गया है, जैसे एरे के प्रकार हैं 1D एरे हो गया, 2D एरे हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे आपको देखने को मिल जाता है। चर्चा अपन 1D और 2D के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई, याद रखना है। पहले अपन देख लेते हैं कि 1D एरे के अंदर से क्या होता है। तो 1D एरे के अंदर से बात करें तो वह डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर से सिमिलर, ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप क्या उनको रखा जाता है, उसमें यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, और सिंगल इंडेक्स वैल्यू का ही इसमें उपयोग किया जाता है। अब इसका इनिशियलाइजेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर नेम ऑफ एरे आ जाता है। नेम ऑफ एरे के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, इसमें से आपको दोनों केस देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, एक तो अपर केस देखने को मिलता है, ठीक है, एक अपर आ गया, और दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको लोअर वाला केस देखने को मिल जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं देखो साथियों, जैसे सी लैंग्वेज है उसमें से एरे को डिनोट करते हैं, तो जो सी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है मेरे भाई केस सेंसिटिव आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर से आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाद में आ जाती है मेरे भाई साइज आता है। ये थोड़ा सा याद रखना लाला, क्या याद रखना है, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर नेम ऑफ एरे जिसमें से अपर और लोअर बोथ दोनों का अपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोअर का यूज़ किया जाता है। फिर आता है साथियों साइज, बोले तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी साइज यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब किस प्रकार से लिखा जाता है एक एरे को उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे एक इंटीजर ले लिया, a = 10 आ गया, लिख सकते हैं ऐसा। दूसरा इस प्रकार से, जैसे इसको लोअर में लिख दिया गया, इसको अपर में लिख दिया गया। उसी प्रकार से जैसे मैंने एरो तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर से मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो यहाँ पर से इसकी क्या है साइज मिसिंग आती है, इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। दूसरा बात करते हैं, जैसे मैंने इंट लिख दिया, a लिख दिया और n लिख दिया, तो मेरे भाई उसकी साइज़ मैंने ऊपर क्या बताया था मेरे भाई, ये भी याद रखना, इसके अंदर से साइज होती है वो फिक्स होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 4 बाइट होती है, याद रखना है। कितनी होती है, 4 बाइट आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो तो एक काम और करना, देखो यहाँ पर से देखो इंट a और n लिख दिया गया, इसको अपन लिख तो सकते हैं, लेकिन साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कंपाइल टाइम करोगे तो एरर आ जाएगी, तो n को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अपन इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से देखो हैश लगा दिया, और मैं n = मेरे भाई मैं 5 लिख देता हूँ,
ठीक है। फिर लिखता हूँ साथियों इंट लगा दिया, इंट के बाद में साथियों मैंने ए यूज़ किया और साथ ही इस प्रकार से अपन यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो ये वाली अगर फॉर्म आपको मिलती है मेरे भाई तो ये एकदम सही है, गलत नहीं है, याद रखना है। लेकिन ओनली आपको इंट लगाकर ए और एन लिख दिया गया, ये बात गलत आती है। इसमें से साइज़ फिक्स्ड है वो होनी चाहिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर से 1D एरे में डेटा और एड्रेस के बारे में बात कही गई है। देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो ये देखने को मिलेगा, ये मेन रूप से अगर बात करें तो 4 बाइट आपको देखने को मिलती है। इसका जो बेस है वो 100 हो गया। ठीक है, बेस 100 हुआ, 100 से अपने पास में से 4 आ गया। ठीक है, फिर 104 से 108, 112, 116 इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। मतलब कि उनको सबको 4-4 बाइट आपको यहाँ पर से मेमोरी एलोकेशन दी गई है। ऊपर से इंडेक्सिंग करते हैं तो A0, A1, A2, A3 इस प्रकार से यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें, इंडेक्स हमेशा साथियों 0 से S साइज -1 तक होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं डेटा इन मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो साथियों जो बाइनरी के रूप में सेव होता है ये भी याद रखना है। मेमोरी एड्रेस के बारे में अगर बात करें तो हेक्साडेसिमल के रूप में होता है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस के बारे में। तो एरे के प्रत्येक एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, याद रखना है। इसलिए साथियों यहाँ पर से बेस्ट, एवरेज और रोस्ट जो केस होते हैं उनकी जो कांस्टेंट बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि कोई 1D एरे आपको दे दिया गया और उसका मेमोरी एड्रेस निकालना है। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से दे रखा है कि 1D एरे का एड्रेस कैसे निकालें, उसके बारे में कहा गया है। तो सरल सा काम है ना मेरे भाई, ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मेन रूप से अगर बात करें तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, BA + I स्टार दे रखा है, मल्टीप्लाई अपन इसको मान सकते हैं मेरे भाई, साइज ऑफ डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाता है। ये जो BA है ये बेस एड्रेस होता है, एरे का शुरुआती एड्रेस होता है, उसको कहा जाता है, याद रखना है। I क्या होता है मेरे भाई, वह इंडेक्स जिसको एड्रेस खोजना है वो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर से देखो मेरे भाई एक सवाल दे रखा है कि इंट A3 का एड्रेस ज्ञात करें, जहाँ पर से बेस एड्रेस 100 दे रखा है, इंट साइज है वो 4 बाइट दी गई है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर से याद रखना जिसको फाइंड करना है फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो BA है बेस वैल्यू क्या है, बेस एड्रेस 100 लग दिया गया। फिर साथियों जिसको फाइंड करना है तो यहाँ पर से 3 को फाइंड करना तो 3 लिख दिया गया I। 4 बात का तो मेरे भाई साइज ऑफ डेटा टाइप आपको देखने को मिलेगा जो 4 यूज होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 × 12 आ गया और 100 इसमें से जुड़ गया, 112 आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि इंट A3 का जो एड्रेस है वो 112 पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उदाहरण में अपन देखते हैं। देखो साथियों ये रहा, इसमें नहीं है क्या, इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक और बात करें मेरे भाई, मैं आपके लिए एक HW देता हूँ जिसको आप करना मेरे भाई मज़ा आएगा। यहाँ पर से मैंने एक सवाल दे दिया गया मेरे भाई, इंट लिख दिया गया। ठीक है, इंटीजर के साथ में साथियों मैंने A लिखा और यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से मैंने 1000 लिख दिया गया। 1000 के बाद में अगर बात करें, ठीक है, तो A का दे रखा है मेरे भाई, इसका जो BA है वो मेरे भाई कितना है, 1000 दे रखा है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं आपसे क्या फाइंड करवाया गया, मैंने आपसे फाइंड करवाया A, यहाँ पर से 800 फाइंड करवा दिया गया। इसका एड्रेस मैं आपसे फाइंड करवाता हूँ। तो इसका फाइंड करवाने के लिए मेरे भाई BA आपके पास में है, जो फाइंड करना है वो आपके पास में है। ठीक है, और आपके पास में साइज ऑफ डेटा टाइप की भी वैल्यू है 4, उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। मेरे को उम्मीद रहेगी कि आपका कमेंट आएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है जिससे आपका 1D एरे का एड्रेस कैसे निकलता है वो यहाँ पर से आराम से हो जाएगा, ऐसा सवाल आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से एरे का ऑपरेशन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसके लिए बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। इसको अपन मेन रूप से अगर बात करते हैं तो साथियों इसको कहते हैं एरे ऑफ एक्सेस, अपन कहते हैं एरे ऑफ एक्यूरेसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो साथियों एक्यूरेसी के अंदर से साथियों कि प्रत्येक एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, एरे के अंदर से किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एरे के बारे में चर्चा हो रही है।
इसके अंदर से मेन रूप से अगर बात करें तो देखो, इसलिए के अंदर से क्या होता है कि जो बेस्ट केस, एवरेज केस और रेस्ट केस आते हैं वो तीनों ही क्या होते हैं, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होते हैं, याद रखना है। जैसे इंसर्ट और डिलीट के अंदर से अगर बात की जाए मेरे भाई, तो बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 होती है, एवरेज केस में मेरे भाई ऑर्डर ऑफ n होती है, वर्स्ट केस में बात करें तो ऑर्डर ऑफ n आपको देखने को मिल जाती है। अब मेरे भाई एवरेज अपन किसका निकालते हैं, जैसे n/2 हो गया तो 1/2 को तो अपन वैल्यू नहीं लेते हैं, लेकिन बचता है n ओनली, तो इसलिए यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ n आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको सर्चिंग वाली चीज़ें दिखा रखी है। तो सर्चिंग अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च होता है। इसके बारे में अपन लास्ट की जो यूनिट है उसमें भी अपन चर्चा करेंगे किस प्रकार से सर्च किया जाता है। तो नो टेंशन आप, अभी तो आप यही याद रखो मेरे भाई। अगर ऐसा इसके अंदर से ऑपरेशन के अंदर से होता है तो लीनियर सर्च में इसकी जो बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 होती है, एवरेज में ऑर्डर ऑफ n आपको देखने को मिलेगी, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n आपको देखने को मिल जाती है। बाइनरी सर्च में अगर बात करें तो बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 होती है, एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ log 2n होती है। उसी प्रकार से वर्स्ट केस में भी यही होती है। अपडेट में बात करें तो मेरे भाई याद रखना, अपडेट में तीनों में बराबर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। या तो आपसे ये पूछेगा मेरे भाई, या फिर इनपुट या फिर इंसर्ट और डिलीट वाला आपसे पूछ सकता है, दोनों थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। ये तो 1D एरे के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं 2D एरे के बारे में। 2D एरे के अंदर से क्या होता है मेरे भाई, याद रखना 2D एरे के अंदर से 2 इंडेक्स वैल्यू होती हैं, मतलब कि रो और कॉलम की कहानी 2D एरे में चलती है, ठीक है। ये रहा देखो साथियों 2D एरे क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। 2D एरे या फिर अपन इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करें तो 2D एरे के अंदर से 2 इंडेक्स वैल्यू होती हैं, रो और कॉलम की, ये आपको पता है। दूसरा बात करते हैं, इसे एरे ऑफ एरे भी कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, इसमें मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी याद रखना है। इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है मेरे भाई, 1D का आपने देख लिया, अब आपके पास में 2D का डिक्लेरेशन आपके पास में देखने को मिल जाता है। इसका डिक्लेरेशन के अंदर से बात करें तो डेटा टाइप आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर नेम ऑफ एरे आ जाएगा मेरे भाई, याद रखना है। ये थोड़ा सा लिखा गया है, नेम ऑफ एरे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर से रो साइज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। और दूसरा बात करें तो यहाँ पर से कॉलम साइज़ देखने को मिल जाती है। नेम ऑफ एरे है, याद रखना है। पहले इसमें रो यूज होगा और बाद में इसको कॉलम के साइज़ का यूज़ किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। इतना याद रख सकते हो आप। एक दिखा रखा आपके पास में मैट्रिक्स, तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो यहाँ पर से एक चीज़ लिखी गई है, जैसे मैंने लिख दिया गया, इंटीजर ले लिया गया, इंटीजर के साथ में ए की भी जो वैल्यू है वो 3 आ गई, और फिर सॉरी यहाँ पर से ए की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर से 3 आ जाती है। ये जो पहले वाला होता है इसको अपन रो से डिनोट करते हैं, और दूसरे वाला जो होता है उसको कॉलम से डिनोट किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। इसका जो टोटल एलिमेंट निकालोगे तो 4 दूनी 4 तिया 12 आ जाता है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक। आगे देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों एक चीज़ याद रखना, 2D एरे के अंदर से इस प्रकार से अपन नहीं लिख सकते, इंट आ गया, ए आ गया, ठीक है। इसमें मैंने वैल्यू लिख दी 4 और इसमें वैल्यू नहीं लिखी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? एक तो ये बात आ गई, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर से ये ले लिया। दूसरा केस मैंने लिखा मेरे भाई, जैसे इंट आ गया, ए लिखा, इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो ये भी नहीं लिख सकते। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा आता है इंट आ गई, इंट के साथ में साथियों मैंने क्या लिख दिया गया, यहाँ पर से ए लिखा गया और ए के साथ में इस प्रकार से एन वैल्यू दे दी गई और एन दे दी गई। तो साथियों यहाँ पर से क्या बताना पड़ेगा, इसको मैक्रो बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मैक्रो के बारे में अगर बात करें तो मैक्रो लगाओगे, जैसे हैश लगाओगे, इसकी एन की वैल्यू ये है, फलाना ये है, तो ये आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। एक और बात करते हैं, यहाँ पर से जैसे मैंने इंट लिखा, ए लिखा, आई लिख दिया गया और जे लिख दिया गया, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मैक्रो के साथ में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, ये भी याद रखना है। अब अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, जो 2D एरे है उसकी मैपिंग किस प्रकार से की जाती है। तो मेरे भाई 2D एरे की जो मैपिंग है वो 1D एरे की तरह की जाती है।
ये रहा आपके पास में 2D एरे को रैम में स्टोर करना। तो इसमें बता रखा है जब 2D एरे को रैम के अंदर स्टोर किया जाता है तो वह 1D के रूप में ही क्या होता है, सेव होता है, और उसी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को मैपिंग कहा जाता है। आगे बताया गया कि 2D को 1D में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से मेथड हैं? एक आता है रो मेजर ऑर्डरिंग आता है, दूसरा बात करें तो कॉलम मेजर ऑर्डरिंग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर से एक आपके पास में मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स को अपन क्या करते हैं मेरे भाई, मैपिंग या फिर लोड रैम में इसको इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, अब देखो साथियों, इसका दो प्रकार से अपन इसका क्या कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं। जैसे अपने पास में से पहला देखते हैं, रो मेजर ऑर्डरिंग के अंदर से अगर बात होती है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर से क्या होता है, इसमें से डेटा को पहली पंक्ति रो से शुरू कर कर लगातार स्टोर किया जाता है। जैसे R1, R2 और R3 इस प्रकार से जैसे डायग्राम बता रखा है, इसको फॉलो किया जाएगा और बाद में अपने पास में 1D एरे शामिल हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, उसको फॉर्मूले को अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। वैसे मैं आपको साथियों DSA के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको मैं एक क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा, एक PDF फाइल में, जिससे आपको आसानी होगी। यहाँ पर से दे रखा कि फॉर्मूला एड्रेस ज्ञात करने का, तो दे रखा मेरे भाई ए दे रखा, आई और जे है, तो यहाँ पर से BA है, और साथ ही कोष्टक बंद कर दिया, आई और माइनस का LR, कोष्टक बंद किया, मल्टीप्लाई NC प्लस का J प्लस माइनस का LC और गुणा साइज आ जाता है। यहाँ पर से देखो साथियों क्या होता है, BA क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। आई और जे है मेरे भाई, ये इंडेक्स वैल्यू को होती हैं। आई है ये रो की वैल्यू होगी, और जे है मेरे भाई ये कॉलम की वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार से अगर बात करें, LR क्या है, लोअर बाउंड है रो का। ठीक है, और LC है वो लोअर बाउंड है कॉलम का, याद रखना है। ठीक है, और NC क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपको ये देखना है। अब देखो साथियों, अपन देखते हैं रो मेजर का एक उदाहरण आपके पास में दे रखा है। सवाल ऐसा ही आएगा। सवाल के अंदर से बात करें, इंट दे रखा है 3 × 3, तो यहाँ पर से BA है वो 100 दे रखा है, साइज है वो 4 बाइट है, और एड्रेस दे रखा है मेरे भाई 2 × 2 का एड्रेस आपसे पहुँचा गया है। एक याद रखना मेरे भाई, जो भी यहाँ पर से दे रखा है उससे एक कम ही आपसे पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर से इसके बराबर भी पूछता तो इसकी वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर से देखो साथियों, वैल्यू क्या क्या है इसके बारे में अपन निकालते हैं। देखो आई बता रखा है, आई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी मेरे भाई, इंडेक्स वैल्यू बताई थी रो की, और जे कॉलम की बताई थी। तो इन दोनों की रो और कॉलम की वैल्यू आ गई 2 2। ठीक है, LR की वैल्यू है 0, LC की वैल्यू अपने पास में से 0 0 अपन ने निकाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर से बता रखी है ना, लोअर बाउंड रो और कॉलम आमतौर पर आपको 0 देखनी है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, NC है, तो यहाँ पर से NC कितने 3 दे रखी है मेरे भाई, आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूले में आपने पुट किया, 100 आ गया। बेस एड्रेस दे रखा है 2 माइनस का 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 माइनस का 0 मल्टीप्लाई 4 आपको देखने को मिलेगा। तो जब इसको हल करोगे तो आपके पास में इसका आंसर आएगा 132। आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से रो वाली बात होगी। अब बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम मेजर ऑर्डरिंग के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों, इसमें कहाँ क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि डेटा को पहले कॉलम से शुरू करके लगातार स्टोर किया जाता है। C1 C2 और C3 इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर से इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। अब आपके पास में एक फॉर्मूला दे रखा है मेरे भाई, वैसा ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे A I और J दे रखा, तो BA प्लस का I प्लस माइनस का LR प्लस का J माइनस का LC गुणा NR गुणा साइज आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से देखो शब्दावली के अंदर से बात करें, देखो क्या है, बाकी रो और मेजर समान है, याद रखना साथियों। यहाँ पर से जो NR है वो टोटल नंबर ऑफ रो आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ समान है, वही है, लेकिन वहाँ पर से क्या था मेरे भाई, NC था। दोबारा से दिखा देता हूँ, देखो साथियों, यहाँ पर से NC था, ये अलग है, और इसमें NR आ जाता है। मतलब कि साथियों, कॉलम वाले में रो आएगा और रो वाले में कॉलम आएगा, याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ें लिखी गई हैं, देखो साथियों, रो मेजर में साथियों NC
से गुणा होता है साथियों, और कॉलम मेजर में NR से गुणा किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर्मूले एक जैसे ही, ज़्यादा कुछ इसमें से खास नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे आपके पास में एक उदाहरण दे रखा है, इसमें से पूछा गया कि इंट 3 है और यहाँ पर से BA की साइज 100 है और साइज है वो 4 बाइट दे रखी है, और पूछा गया है 1 का एड्रेस आपसे क्या होगा वो पूछा गया है। आराम से इसका फाइंड कर सकते हो। I बराबर 1 है, रो ठीक है, J बराबर 1 आ जाता है, कॉलम आ जाता है, LR की वैल्यू 0, LC की वैल्यू 0 आपको देखने को मिलेगी, और NR की वैल्यू 3 आपको इस प्रकार से देख लेना है। फॉर्मूले में पुट करना है मेरे भाई। फॉर्मूले में जैसे ही पुट करोगे सारा का सारा सेम वही है। फॉर्मूला में जैसे ही पुट करोगे आपका जो आंसर आएगा वो 116 आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर से कंप्लीट हो जाती है मेरे भाई। एरे के बारे में, एरे का किस प्रकार से अपन एड्रेस निकाल सकते हैं। 1D और 2D से आपसे सवाल पूछा जाएगा, कैसा सवाल आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पर से मैंने बता दिए गए हैं। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे मेरे भाई लिंक लिस्ट के बारे में कि लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, बोले तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से ही आती है, और लिंक लिस्ट है वो नोड का कलेक्शन होता है, याद रखना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है। अगर आपको कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तैयारी करनी है मेरे भाई, तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और हमारा कंटेंट आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो सचमुच में हमें थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।